नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत रिलेवेंट हो सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करने के साथ साथ नोट जरूर करिएगा, बिकॉज ये नोटेड जानकारी जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिल जाती है। राइट दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू ट्रांसफॉर्म 150 विलेजेस इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यहां पे ऑप्शंस गिवन है, फ्रांस, इजराइल, जापान या रशिया। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं फटाफट। इसका आंसर है इजराइल। जी हां दोस्तों, क्या है? इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने भारत के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने के लिए एक तरीके से इजराइल के साथ पार्टनरशिप की है। एक एक्शन प्लान बनाना है कि कैसे इन 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव बनाया जा सकता है। मतलब कि एक तरीके से इन गांवों में जो एक्सीलेंसी लानी है वो किस तरीके से लाई जा सकती है, और एक्सीलेंसी जो आएगी वो भी किस फील्ड में आएगी, बेसिकली ये भी जानना जरूरी है। बिकॉज देखिए यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि गांव में एक तरीके से जो आय का मुख्य साधन है या गांव में जो मुख्य काम है वो कृषि ही होती है। राइट, तो इस पार्टनरशिप में बेसिकली कृषि को ही एक तरीके से फोकस रखा गया है। कृषि में ही एक तरीके से एडवांसमेंट लानी है, यानी कि किसानों को जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है या मॉडर्न जो कृषि है उसके बारे में लर्निंग दिलाना है, उसके बारे में लोगों को अपडेट करना है। यानी कि एक तरीके से जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं उसके बारे में भी लर्निंग देनी है लोगों को, ताकि वो टूल्स का उस तरीके से यूज कर पाएं, अपने समय को बचत कर पाएं या एक तरीके से उत्पादकता को बढ़ा पाएं। राइट, तो कृषि को ही यहाँ पे फोकस रखा गया है। मतलब यह है कि इजराइल जो है तकनीकी सहायता और अन्य विशेषज्ञता प्रदान करने वाला है अपने इस पार्टनरशिप में। राइट, ताकि किसान अपनी उत्पादकता को बढ़ा पाएं। और मैं आपको बता दूं कि यह जो एक्शन प्लान है उसको चरणबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। राइट, और 150 में से 75 गांवों को पहले 2022 में लिया जाएगा, बाकी गांवों को बाद में लिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 75 गांवों पे एक तरीके से ट्रायल बेसिस पे इस पार्टनरशिप में जो एक्शन प्लान बनाया गया है उसको इंप्लीमेंट किया जाना है। राइट दोस्तों, तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें इजराइल जो है डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है, खासतौर पे इन 150 गांवों को। बिकॉज अगर आपने थोड़ा बहुत भी इजराइल के बारे में पढ़ा हो तो उसमें एक बात तो क्लियर है, एक बात तो आप जरूर जान गए होंगे अब तक, वो ये है कि इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में या रिसर्च के फील्ड में एक तरीके से बहुत आगे जा रहा है। राइट, मतलब ये है कि अगर हम स्पेशली कृषि की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल में कृषि एक अत्यधिक विकसित उद्योग बन चुका है, एक अत्यधिक विकसित व्यवसाय बन चुका है। और अगर मैं कुछ तथ्य आपको बताऊं तो आप जरूर एक तरीके से मतलब ताज्जुब मानेंगे। वो ये है कि अगर हम इजराइल देश की बात करें, इजराइल देश के ज्योग्राफी की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल देश की जो ज्योग्राफी है प्राकृतिक रूप से कृषि के अनुकूल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल ताजा उपज का एक प्रमुख निर्यातक और कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं उसकी फील्ड में एक अग्रणी देश के रूप में जाना जाता है। राइट, और अगर मैं दूसरी बात आपको बताऊं जो आपको जानकर ताज्जुब होगा, वो ये है कि इजराइल देश की जो आधे से ज्यादा भूमि है वह मरुस्थल है। राइट, यानी कि डिजर्ट है। राइट, और वहां की जो जलवायु है, वहां का जो जल संसाधन है वो खेती के लिए पर्याप्त नहीं है या उपयुक्त नहीं है। राइट दोस्तों, और अगर इसको मैं परसेंटेज के टर्म में आपको दोस्तों बताऊं, मतलब कि जो इजराइल का टोटल लैंड एरिया है उस लैंड एरिया का सिर्फ 20% पार्ट ही एक तरीके से कृषि योग्य है। राइट, तो एक तरीके से ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में जरूर रख लीजिए और इसको कंपेयर करिए। मतलब कि अगर हम इसको इंडिया में देखें तो इंडिया में जो कृषि योग्य भूमि है वो 50% से ज्यादा भूमि है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो कृषि की जाती है वो टोटल लैंड एरिया का लगभग उससे 50% से ज्यादा भूमि पर कृषि की जाती है। बावजूद हम क्या कर पा रहे हैं कि एक तरीके से इसका हम एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहे हैं या जितनी उत्पादकता आनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों हमारे देश की जो मिट्टी है वो बहुत ही एक तरीके से फर्टाइल है। राइट, लेकिन फिर भी हम उतना अच्छे तरीके से इसका उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है
कि हम एक तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो टूल्स हैं, उसका इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं कृषि एक्टिविटीज में, राइट। तो इजराइल इन्हीं सारी चीजों में हेल्प करने वाला है, इन्हीं सारी चीजों की लर्निंग देने वाला है, राइट, ताकि किसान इन सब चीजों के बारे में जान पाए और वो अपनी जो कृषि की एक्टिविटी है उसको और भी अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज कर पाए और अपनी उत्पादकता को बढ़ा पाए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर इसको अच्छे से याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the Australia Open Men's Singles 2022 टाइटल? ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, डोमिनिक थियम या नोवाक जोकोविच। तो चलिए जान लेते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर यहाँ पे है राफेल नडाल। जी हाँ दोस्तों, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस सिंगल्स 2022 का यहाँ पे टाइटल जीत लिया है, राइट दोस्तों। और अगर हम यहाँ पे इसके साथ इनके रिकॉर्ड की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि राफेल नडाल जो कि स्पेनिश लीजेंड हैं और इन्होंने अब तक जो यहाँ पे ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं टोटल, अब वो 21 ग्रैंड स्लैम्स हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 21 ग्रैंड स्लैम्स, मतलब कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है इसको मिलाकर, राइट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से रिकॉर्ड बन गया है एंड वो पहले आदमी बन गए हैं, पहले पुरुष बन गए हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ये अच्छे तरीके से याद कर लें। फर्स्ट मैन है जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम्स टाइटल्स जीते हैं, राइट। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर का जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उसका ये पहला ओपन होता है, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये ओपन होता है और इसमें राफेल नडाल ने ये सिंगल टाइटल जीत लिया है, राइट, याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following IPL team has become the first sports unicorn company of India? निम्नलिखित में से कौन सी आईपीएल टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं आंसर। आंसर यहाँ पे है चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने ये एक तरीके से रिकॉर्ड बना लिया है। रिकॉर्ड क्या है? स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी, राइट, पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न जो एक तरीके से टर्म है दोस्तों, उसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, राइट। मैं अब यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। डेफिनेटली आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो आपको वो समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप यूनिकॉर्न जो टर्म है उसके बारे में डिटेल में समझें कि जो यूनिकॉर्न टर्म है वो क्या एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, किन कंडीशंस के बेसिस पे या किन उपलब्धियों के बेसिस पे ये एक तरीके से टर्म रखा जाता है किसी स्टार्टअप कंपनी के साथ या किसी भी कंपनी के साथ, राइट। तो ये आप डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी का एक तरीके से ये रिकॉर्ड बना लिया है, पहली कंपनी बन गई है, राइट। और देखिए अगर यहाँ पे कंपनी के रूप में हम देखें, मतलब कि यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में इसका रिकॉर्ड को देखें तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मार्केट शेयर है कंट्री में, इसकी जो मार्केट शेयर है, स्पोर्ट्स मार्केट शेयर है वो 7600 करोड़ है। कितना है? 7600 करोड़ है, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये एक तरीके से मार्केट वैल्यू भी दिमाग में रख सकते हैं। और इसके जो शेयर्स हैं वो लगातार एक तरीके से बढ़ रहे हैं और इसकी प्राइस बढ़ने का रीजन मैं आपको बता दूं। रीजन पहला रीजन तो आप यही जान लीजिए, वो ये है कि सीएसके ने चौथी बार आईपीएल फाइनल जीता है, राइट। दूसरा ये है कि रिकॉर्ड कीमतों पर इसने अभी हाल ही में फ्रेंचाइजी खरीदी हैं, 2 फ्रेंचाइजियां खरीदी हैं, अहमदाबाद और लखनऊ। मतलब कि फ्रेंचाइजी जो लखनऊ वाली है और जो अहमदाबाद वाली है बेसिकली ये सीएसके के साथ ही जुड़ी हुई हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के अब तक का जो रिकॉर्ड्स रहे हैं वो भी आप ढंग से पढ़ सकते हैं और स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में एक कंपनी के रूप में जो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी पद हैं, उसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For how many years the tenure of LIC chairman M.R. Kumar has been extended by the central government? केंद्र सरकार द्वारा LIC के अध्यक्ष M.R. कुमार का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स या 4 इयर्स। तो चलिए यहाँ पे आंसर जान लेते हैं फटाफट। आंसर यहाँ पे है 1 ईयर। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 ईयर।
मतलब कि केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, राइट। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी इंपॉर्टेंट पद का टेन्योर कितने महीने के लिए बढ़ाया गया, कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है LIC के चेयरमैन की, जिनका नाम है MR कुमार, और उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अच्छे से याद कर लें, बन सकता है क्वेश्चन। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the title of Big Boss Season 15? Big Boss Season 15 का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, प्रतीक सहजपाल, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश या समिता शेट्टी। सो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिग बॉस के मतलब बिग बॉस आप देखते होंगे, राइट। तो जरूर आप यहाँ पे अपडेटेड होंगे। चलिए यहाँ पे आंसर जान लेते हैं फटाफट। आंसर यहाँ पे है तेजस्वी प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी प्रकाश क्या है, बिग बॉस सीजन 15 का इन्होंने खिताब जीता है, मतलब बिग बॉस 15 की ये विजेता हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से याद कर लें। तेजस्वी प्रकाश एक तरीके से उनका करियर किस तरीके से रहा है वो भी आप डिटेल में जान सकते हैं, क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। After how many years Maharashtra NCC Directorate has won the Prime Minister Banner Award in the Republic Day Camp 2022? गणतंत्र दिवस शिविर 2022 में महाराष्ट्र NCC निदेशालय ने कितने वर्षों के बाद प्रधानमंत्री बैनर का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 2 years, 4 years, 5 years या 8 years। तो आंसर जान लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है 8 years। जी हाँ दोस्तों, 8 साल के बाद महाराष्ट्र एनसीसी डायरेक्टरेट ने एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बैनर अवार्ड जीता है रिपब्लिक डे कैंप 2022 के अवसर पर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं अगर लास्ट टाइम बताऊं, मतलब कि इस स्टेट ने लास्ट टाइम ये जो अवार्ड जीता था वो 2014 में जीता था। कब जीता था लास्ट टाइम? वो 2014 में जीता था, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर भी आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है खासतौर पे अगर आप महाराष्ट्र को एग्जाम देने जा रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर नेम्ड पॉप्स? किस कंपनी ने पॉप्स नाम से भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक, मतलब कि जो बहुत ही इंटेलिजेंटली एक तरीके से काम कर सकता है, बहुत इंटेलिजेंटली आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 5 पैसा, फोन पे, पेटीएम मनी या मोबीक्विक। तो चलिए आंसर जान लेते हैं फटाफट। आंसर है आंसर यहाँ पे पेटीएम मनी होगा। देखिए ये यहाँ पे इनकरेक्ट मार्क्ड हो गया है, राइट। मोबीक्विक नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है पेटीएम मनी। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम मनी अच्छे से याद कर लें। पेटीएम मनी ने पॉप्स नाम से भारत का पहला ये इंटेलिजेंट मैसेंजर एक तरीके से लॉन्च किया है, राइट दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो मैसेंजर है वो एक तरीके से जो यूजर हैं, यूजर को एक तरीके से उनके स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसके बारे में एक तरीके से अपडेट रखेगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स के टर्म में एक बहुत सारी चीजों का अपडेशन चाहिए होता है, बहुत सारी चीजों की एक तरीके से चेंजिंग करनी पड़ती है। तो ये जो ऐप है वो एक तरीके से आपके पोर्टफोलियो की एनालिसिस करेगा, राइट। आपको मार्केट न्यूज भी देगा, साथ में इंपॉर्टेंट जो मार्केट मूवमेंट्स होती रहती हैं उसके बारे में भी आपको अपडेटेड रखेगा, राइट। मतलब कि ये सारी की सारी जानकारी आपको एक प्लेस पे मिल जाएगी और वो प्लेस है पॉप्स ऐप, राइट। तो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऐप है। और मैं आपको बता दूं कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है जो कि पेटीएम मनी को ओन करती है, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है और बेसिकली ये जो है स्टॉक्स के टर्म में ही एक रियल टाइम एनालिसिस देने वाला है, आपको न्यूज देने वाला है, राइट। तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे मोबीक्विक नहीं है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? पेटीएम मनी है। अच्छे से याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा इकबाल सिंह जी passed away recently. He was honored with which of the following award? बाबा इकबाल सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। तो चलिए आंसर जान लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है पद्मश्री। जी हाँ दोस्तों, इनको 2022 में ही इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है इनके सोशल मतलब कि सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाबा इकबाल सिंह जो हैं वो एक तरीके से सिख कम्युनिटी के बहुत ही जाने माने एक सोशियो स्पिरिचुअल लीडर हैं, राइट। और एक एजुकेशनलिस्ट भी हैं, राइट।
तो इन्होंने एक तरीके से सोशल रिफॉर्मिंग के टर्म में भी बहुत अच्छा काम किया है और इसी काम को रिकॉग्नाइज करते हुए 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 2008 में इटर्नल यूनिवर्सिटी का भी एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट किया। उसके बाद इन्होंने अकाल यूनिवर्सिटी या गुरु की काशी 2015 में यूनिवर्सिटीज को ये एस्टैब्लिश करते हैं, राइट। तो एजुकेशनिस्ट के रूप में और सोशल रिफॉर्मर के तौर पे इनके काम काफी उल्लेखनीय रहे हैं, राइट। एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में आप बाबा इकबाल सिंह जी को पढ़ सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has authored a book titled Fearless Governance? निम्नलिखित में से किसने Fearless Governance नामक पुस्तक लिखी है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, डॉक्टर किरण बेदी, शांतनु गुप्ता, रेखा चौधरी या सुभाष गर्ग। तो चलिए आंसर जान लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है डॉक्टर किरण बेदी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप ये नाम जानते होंगे। तो डॉक्टर किरण बेदी ने इस बुक को लिखा है। बुक का नाम क्या है? फेयरलेस गवर्नेंस। जी, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर किरण बेदी पुडुचेरी की पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं और पूर्व आईपीएस भी हैं, जो कि अब रिटायर्ड हैं, राइट। और इन्होंने ये बुक लिखी है फेयरलेस गवर्नेंस। अगर इस बुक की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यह जो बुक है बेसिकली डॉक्टर किरण बेदी का जो पिछले 40 साल का अनुभव रहा है, चाहे आईपीएस के रूप में या राज्यपाल के रूप में काम करने का, तो उन अनुभवों को ही, उन एक्सपीरियंस को ही बेसिकली इस बुक में रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है फेयरलेस गवर्नेंस, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक पार्ट तो आपको जरूरी मालूम होगा कि डॉक्टर किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Tata Group has recently chosen 3 banks as its preferred bankers for Air India. Which of these banks is not among them? टाटा समूह ने हाल ही में एयर इंडिया के लिए अपने पसंदीदा बैंकरों के रूप में 3 बैंकों को चुना है। तो यहाँ पे कौन सा बैंक जो है इस लिस्ट में नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या एचडीएफसी बैंक। तो सही ऑप्शन जान लेते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पे है आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई जो है वो टाटा सन्स के लिस्ट में नहीं है। मतलब कि यहाँ पे इसने जो एक तरीके से पसंदीदा बैंकर्स रखे हैं वो हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक, राइट। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, गवर्नमेंट से एयर इंडिया को टेक ओवर किया है। और एयर इंडिया की अगर मार्केट शेयर की बात करें तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एयर इंडिया जो है वो एक तरीके से लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर है आउट ऑफ इंडिया, जिसका मार्केट शेयर 18.6% है, राइट। कितना है मार्केट शेयर? ये आप अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें, ये एक डेटा के रूप में भी पूछा जा सकता है। मार्केट शेयर जो है दैट इज 18.6%, राइट। तो और आपको ये भी मालूम होगा कि ये जो कंपनी है वो बेसिकली बहुत सारा एक तरीके से कर्ज में डूब गई थी, राइट। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको मतलब बेचने का वो रखा और टाटा समूह ने इसको टेक ओवर कर लिया है, राइट। और अगर हम यहाँ पे लोनिंग के टर्म में बात करें कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी किस तरीके से मदद कर रहे हैं यहाँ पे टाटा समूह का, तो मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया के लिए ही, बेसिकली एयर इंडिया के लिए ही एसबीआई ने टाटा समूह को 10,000 करोड़ का लोनिंग की है, राइट। एसबीआई ने कितना किया है? 10,000 करोड़ का, राइट। और अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 करोड़ का लोनिंग रखा है या लोनिंग प्रोवाइड की है। किसको? टाटा समूह को। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी का अभी क्लियर नहीं है कि कितना इन्होंने लोनिंग एक तरीके से सैंक्शन किया है, बट एचडीएफसी भी यहाँ पे टाटा समूह की काफी हेल्प कर रहा है, बिकॉज जो एयर इंडिया है उसको एक तरीके से कर्ज मुक्त करना है और उसको फायदे में लाना है, तो इसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है, राइट। तो एसबीआई और ये जो बाकी बैंक हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे इसकी मदद कर रहे हैं, राइट। आप ये अच्छे तरीके से याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यहां से इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है, इंपॉर्टेंट हिंट मिल सकता है, राइट। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स की न्यूज दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसे कम समय में पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट भी कर पाएं और इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा पाएं और इसकी हेल्प ले पाएं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट दोस्तों। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।